आपका अपने यूट्यूब चैनल मानेश डी पॉइंट पर स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम उद्देश्य उल्लेख करता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों है प्रक्रियात्मक ध्येय, सेकंड है सुव्यवस्थिता ध्येय, थर्ड है सामाजिक ध्येय और फोर्थ है विषयात्मक ध्येय। दोस्तों दिया गया अधिगम उद्देश्य विषयात्मक ध्येय का उल्लेख करता है और विद्यार्थी विषय की संकल्पना को समझता है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो सकता है वो ऑप्शन 4 दोस्तों है विषयात्मक ध्येय। नेक्स्ट है कक्षा 4th में सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो पहला दोस्तों है मोतियों की माला, सेकंड बिंदु शीट डॉट पेपर, थर्ड गिनतारा और फोर्थ दोस्तों है काउंटर द्विमुखी पटेल। दोस्तों सममिति और परावर्तन की ज्यामिति संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु शीट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो सकता है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है बिंदु शीट या डॉट पेपर। अगला है कक्षा 5th में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों विश्लेषण और संप्रेषण में, सेकंड बेस संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, थर्ड बेस संख्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो और फोर्थ मित्रों को सहयोग देने में। दोस्तों वाद विवाद संबंधी क्रियाकलाप बच्चों में विश्लेषण और संप्रेषण को बढ़ावा देता है और विषय की व्याख्या करने के लिए अपनी बात दूसरे को समझाने में भी मदद मिलती है। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर हमारा हो सकता है वो ऑप्शन पहला दोस्तों है विश्लेषण और संप्रेषण में। नेक्स्ट है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। तो पहला लेखन अक्षमता यानी कि डिस्ग्राफिया, सेकंड गणितीय अक्षमता डिसकैलकुलिया, थर्ड दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, फोर्थ पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। दोस्तों डिसकैलकुलिया एक ऐसी अधिगम आवश्यकता है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर दोस्तों हमारा हो सकता है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है गणितीय संबंधी जो अक्षमता दोस्तों है वो डिसकैलकुलिया कही जाती है और जो पठन विकार दोस्तों है वो है डिसलेक्सिया। अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। तो पहला है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, सेकंड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, थर्ड मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, फोर्थ शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक उपकरणों के उपयोग से बच्चे मूल गणितीय संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर दोस्तों हो सकता है हमारा ऑप्शन थर्ड मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो पहला दोस्तों आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, सेकंड कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो, थर्ड संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, फोर्थ 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों खुले अंत वाले प्रश्नों में प्रश्न को हल करने की ना तो कोई निश्चित विधि होती है और ना ही कोई एक निश्चित उत्तर ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात प्रश्न हल करने की विधि या एक से अधिक हो सकती है तथा प्रश्न के उत्तर भी एक से अधिक हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों होता है वो ऑप्शन पहला दोस्तों हो सकता है आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। दोस्तों यहाँ हम 15 को 3 से गुणा 4 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे 15 को 3 बार जोड़कर और 3 को 15 बार जोड़कर, अथवा 15 का 3 से पहाड़ा गिनकर, अथवा 3 की 15 से गुणा करके। अगला है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं की जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस समस्या का कारण क्या है। तो पहला है गणित में रुचि का अभाव, सेकंड अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, थर्ड शून्य के महत्व की समझ का अभाव, फोर्थ पुनर्समीकरण की प्रक्रिया का अभाव। दोस्तों
जो समस्या दी गई है दोस्तों, ये पुनर्समीकरण की प्रक्रिया की समझ के अभाव को दर्शाती हैं। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों होता है वो ऑप्शन 4 दोस्तों है, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। नेक्स्ट दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो पहला, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। सेकंड, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। थर्ड, वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। फोर्थ, वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए आवश्यक है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया गया हो। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों होता है वो ऑप्शन पहला दोस्तों है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता दोस्तों है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। तो पहला स्तर, पहला विश्लेषण स्तर, दूसरा अनौपचारिक निगमन, और थर्ड है स्तर थर्ड औपचारिक निगमन, और फोर्थ स्तर शून्य मानसिक चित्रण। दोस्तों, आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत करना मानसिक चित्रण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 दोस्तों है, स्तर 0 मानसिक चित्रण। नेक्स्ट तो है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? तो पहला है दंड आरेख यानी कि बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। सेकंड, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। थर्ड, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। फोर्थ, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। दोस्तों, संप्रेषण किसी भी विषय को सीखने में मददगार होता है और गणित की कक्षा में संप्रेषण से गणितीय संकल्पनाओं को समझने और समझाने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों होता है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? तो ऑप्शन 4 दोस्तों है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित और संचित और स्पष्ट करना। अगला है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है तो वह पहला है विभाजनात्मक अवस्था में है, सेकंड उपादान अवस्था में है, थर्ड संक्रियात्मक अवस्था में, और फोर्थ परिमाणात्मक अवस्था में है। दोस्तों, संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो सकता है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, संक्रियात्मक अवस्था में। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो पहला उच्चतर गणित के लिए तैयारी, सेकंड गणित के अमूर्त विचार जानना, थर्ड कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, फोर्थ विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल, पहेलियां और कहानियां बच्चों में सकारात्मक रुझान पैदा करने और गणित का रोजमर्रा की जिंदगी से संबंध जोड़ने में मददगार हो सकती हैं। अतः कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों को दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? तो पहला है पंक्तिबद्धता, सेकंड है गणना, थर्ड है अंक लिखना, फोर्थ है संरक्षण। दोस्तों, संरक्षण को छोड़कर अन्य सभी अर्थात पंक्तिबद्धता, गणना तथा अंक लिखना संख्याओं की समझित महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो यहाँ दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 4 दोस्तों है, संरक्षण। संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू संरक्षण नहीं है, बाकी पंक्तिबद्धता, गणना और अंक लिखना सभी हैं। और लास्ट को दोस्तों अध्यापक ने कक्षा 4
के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन पहले दोस्तों गुणनफल, सेकंड है क्षेत्रफल, थर्ड आयतन, फोर्थ गुणनखंड। दोस्तों 36 टाइलों को संभव आयतों में व्यवस्थित करने पर छात्र गुणनफल, क्षेत्रफल तथा गुणनखंड की संकल्पना को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो सकता है वो ऑप्शन थर्ड दोस्तों है आयतन। गुणनफल, क्षेत्रफल और गुणनखंड ये सभी संकल्पना को संबोधित किया जाता है, लेकिन आयतन को जो है हमारा जो है वो इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ये थे गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो पहली बार आए हैं, चैनल में पहली बार है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें आगे वीडियो को मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।